आज मैं आपके लिए एक पुलिस डिटेक्टिव की कुछ ऐसी कहानियां लाया हूं जिसमें उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं हुई थी। ये कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे बिना स्किप किए लास्ट तक सुनिएगा। लेकिन उससे पहले सच्ची और यूनिक हॉरर स्टोरीज के लिए राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको लगातार कहानियां मिलती रहें। मैंने बोस्टन शहर में एज ए पुलिस ऑफिसर काफ़ी टाइम तक काम किया है। मेरे पिता बोस्टन पुलिस डिपार्टमेंट की टास्क फोर्स में थे और उन्होंने उस ज़माने की खूंखार गैंग विंटर हिल गैंग को पकड़ा था। मेरे दादाजी की भी एक तस्वीर है जिसमें उन्हें बोस्टन के एक सीरियल किलर को कोर्ट में ले जाते हुए देखा जा सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कानून मेरी रगों में दौड़ता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं बोस्टन कोई आम सा शहर है, लेकिन 11 साल बोस्टन पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने के बाद मैंने बोस्टन में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है जिससे शहर को नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। मैं बोस्टन में अपनी ज़िंदगी के पूरे 38 सालों तक रहा हूँ। मैं बोस्टन में 20 सालों से काम कर रहा हूँ और एज एन ऑफिसर मैंने 11 सालों तक काम किया है। जब 18 साल का हुआ मैं कॉलेज के लिए निकल गया और सोचा दोबारा पेरेंट्स के पास नहीं आऊँगा, लेकिन मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता बीमार हो गए तो मुझे और मेरी मंगेतर वेनेसा को पिता के लिए आना पड़ा और इस तरह मैं दोबारा बोस्टन में आ गया। बोस्टन पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद पहले 2 सालों तक मैं काफ़ी लो पोस्ट पे था, इसलिए उन 2 सालों में कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ। मेरा पहला अनएक्सप्लेन्ड कॉल बैक बे के एरिया से आया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बोस्टन में एरियाज बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। मतलब अगर मेरे पास कोई सॉलिड वजह ना हो तो आप मुझे रॉक्सबरी या ब्रुकलिन के इलाके में घूमता हुआ नहीं पाओगे। खासकर रात को लोग अपने अपने इलाके में ही रहते हैं। खैर, मुझे जो कॉल आया था उसने मुझे बताया कि उसने अपने कूड़ेदान के पास किसी चीज़ की आहट सुनी थी। पहले उसने सोचा शायद ये कोई रकून होगा, लेकिन वो चीज़ उस पर गुर्राने लगी थी। इससे फ़ोन करने वाले को लगा शायद वो कोई काला भालू था। हालांकि हमने चार्ल्स टाउन से कई बार भालुओं के लिए कॉल्स आई थी, लेकिन बैक बे के एरिया में भालू का देखा जाना काफ़ी अनकॉमन था क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड था। करीब रात के 10 बजे थे। उस रात मेरा पार्टनर था जेम्स एंटोन। दरअसल हमारे पार्टनर्स बदलते रहते हैं। मेरा अब भी मानना है कि एंटोन गंदा था। वो काफ़ी भारी काले बालों वाला आदमी था और उसकी आवाज़ ऐसी थी मानो वो रोज़ 2 पैक सिगरेट पीता हो। वो डिपार्टमेंट में 24 सालों से था और करप्ट भी था। हम बीकन स्ट्रीट की उस जगह पर आए जहाँ काला भालू किसी के कूड़ेदान के पास घूम रहा था। हम उस गली में गए जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ था। कई सारी ट्रैश कैन्स नीचे गिरी हुई थी और एक ट्रैश कैन पर खुरचने के निशान थे। वो निशान 4 पंजों के थे जो उस प्लास्टिक की ट्रैश बिन में अंदर तक धसे हुए थे। ये देखकर ऑफिसर शेरलॉक एंटोन बोला, मुझे नहीं लगता ये किसी रकून का काम है। मैंने कहा, जाहिर है। उसके बाद हम दोनों ने गलियारे के आखिर से एक गहरी गरजने की आवाज़ सुनी। वो करीब 15 फीट दूर था। मैंने उसकी तरफ अपनी टॉर्च चमकाई जिसकी लाइट उसकी आंखों से रिफ्लेक्ट होने लगी। वो करीब 4 फीट लंबा था। उसके दांत बिल्कुल नोकदार थे। हालांकि वो किसी कुत्ते से ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो खौफनाक था। उसके शरीर पर बाल नहीं थे और उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसकी हेयरलेस स्किन बहुत लूज थी और ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई इन्फेक्शन हुआ हो। वो बहुत डरावना था और उसे देखकर मैं सन्न रह गया था। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा और मैं अपनी कमर में लगी पिस्तौल की तरफ। मैंने उस गलियारे के दानव की तरफ गोली चलाई, लेकिन वो उसे लग नहीं पाई। अब वो मेरे बहुत करीब आ गया था। मैंने 2 और गोलियां चलाई, लेकिन वो मेरे ऊपर छलांग लगा चुका था। उसके 10 इंच लंबे धारदार नाखून बाहर आ गए और उसने मेरे ऊपर झपट्टा मारा जिससे मेरे कपड़े तो फट गए, लेकिन अंदर केवलार की वेस्ट होने की वजह से उसके नाखून मेरे शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाए। ऑफिसर एंटोन ये देखकर बहुत डर गया था।
और हालांकि उसने अपनी पिस्तौल बाहर निकाली हुई थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया। उस दानव ने अटैक करके मुझे नीचे गिरा दिया था और वो मेरे और ऑफिसर एंटोन की तरफ देखकर दहाड़ने लगा और फिर वो तेजी से अंधेरे में दौड़ता हुआ गायब हो गया। कुछ देर तक हम उस इलाके में उसे ढूंढते रहे, लेकिन फिर हमने एनिमल कंट्रोल को इसके बारे में बता दिया कि यहाँ कोई पागल जानवर घूम रहा है। हमें उस गलियारे में कई सारी बिल्लियां भी मरी हुई मिली। वो दानव शायद इन बिल्लियों को खा रहा था। ऑफिसर एंटोन और मैंने अपनी रिपोर्ट लिखी और मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके घर आ गया, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ उसे मैं अब भी नहीं समझ पा रहा था। मैं भूतों पे यकीन नहीं रखता। मुझे लगता है जो लोग उन पे यकीन रखते हैं वो उन्हें देखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें भूत दिखाई देते हैं। इसी के साथ मेरा दूसरा अनएक्सप्लेन्ड हादसा मेरे साथ उस दानव वाले हादसे के 1 साल बाद हुआ। उस दिन मेरी शिफ्ट दिन में थी। सुबह के करीब 8 बजे थे और उस दिन मेरा पार्टनर था ऑफिसर वेंडेल स्मो। ऑफिसर स्मो अच्छा आदमी था। वो शायद पुलिस फोर्स में मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हमें शहर की साउथ एंड की तरफ से फ़ोन आया। एक आदमी ने बताया कि जब वो नींद से जागा तो कोई आदमी उसका गला दबा रहा था। हम समझे ये घुसपैठ का मामला है और हम फौरन उसके पते पर निकल गए। फ़ोन लगाने वाले ने कहा था कि उसका अपार्टमेंट 13वें नंबर का है, जो दूसरे फ्लोर पर था। वेंडल और मैं उस फ्लैट की तरफ दौड़ते हुए गए और साथ ही हम बोस्टन पुलिस चिल्लाते हुए जा रहे थे। हम अपार्टमेंट नंबर 13 के सामने खड़े हुए और वेंडल ने चिल्लाकर कहा, बोस्टन पुलिस, और दरवाजे पर जोर से मुक्का मारा। इसके बाद भी जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो मैंने स्मोक को पीछे हटने के लिए कहा और जोर की लात मारी, जिससे दरवाज़ा टूट गया। हम तेज़ी से अंदर घुसे और उस आदमी को तलाश करने लगे। बेडरूम में जब हम पहुंचे, हमने देखा एक आदमी बेड के पीछे छुपा हुआ था। वो करीब 46 साल का था और गंजा हो रहा था और उसने बाथरोब पहना हुआ था। वेंडेल ने उसकी तरफ अपना हथियार करते हुए उससे पूछा, क्या तुम इस घर के मालिक हो? आदमी ने अपना सर हिलाया। क्या वो घुसपैठिया अब भी तुम्हारे घर में है? उस आदमी ने सर हिलाते हुए बंद दरवाजे की तरफ उंगली उठाई। मैंने वेंडल से कहा, मैं देखता हूँ। मैं दीवार से सटकर आगे बढ़ रहा था और मेरी पिस्तौल का मुंह उसी बंद दरवाजे की तरफ था। मैंने धीरे से उस दरवाजे के हैंडल को घुमाया और जल्दी से उसे खोल दिया। सामने जो आदमी था उसने ग्रे सूट पहना हुआ था और वो खिड़की की तरफ देख रहा था। मैंने अपनी पिस्तौल उसकी तरफ पॉइंट की और चीख कर बोला, बोस्टन पुलिस, जमीन पर बैठ जाओ। लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिला। मैं अपने दूसरे हाथ से अपनी हथकड़ियां निकालने लगा। मैं धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। वो अब मेरी तरफ मुड़ गया। मैं उसे देखकर पीछे हट गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये मैं क्या देख रहा हूँ? वो अल्बर्ट डेसाल्वो था। ये वो आदमी था जो बोस्टन का गला दबोच नाम से मशहूर था, लेकिन वो 1973 में ही मर गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि मैं अपने होश संभालता, वो धुएं की तरह गायब हो गया। वेंडेल, जिसने मेरी चीख सुनी थी, वो भी अब इस कमरे में आ गया था। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उसे जो हुआ वो समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगा मानो उसे मुझ पर यकीन ना हो। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे केस में किस डिपार्टमेंट को बुलाना चाहिए, लेकिन मैंने फायर डिपार्टमेंट को बुलाया, जिन्होंने यहाँ कुछ टेस्ट किए, जिससे पता चला कि इस बिल्डिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ रह रहे सभी लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया। हर एक का यही कहना था कि मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हलूसिनेशन हुआ था, जिसकी वजह से मुझे अल्बर्ट डेसाल्वो दिखा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रियल था। मुझे नहीं पता मुझे किस बात पर यकीन करना चाहिए। ये मेरा कोई ऑड एक्सपीरियंस नहीं है।
ये बस एक चीज़ है जो मैंने अपने एक साथी के साथ नोटिस की थी। जैक्सन बैज, वो 27 साल का था। वो साउथ एंड डिपार्टमेंट में करीब 1 साल से काम कर रहा था। मैंने उसके बर्ताव में कुछ अजीब नोटिस किया। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वो बहुत इंटेलिजेंट है। उसके पास हार्वर्ड से डिग्री है और वो एमआईटी में भी पढ़ चुका है। इन सब के बाद भी वो यहाँ रात में शिफ्ट कर रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा काम होता है। जिस पोस्ट पे वो है, वो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी लो है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आखिर वो यहाँ क्यों है। एक और अजीब बात ये भी है कि उसके केसेस का सॉल्व रेट 100% है, यानी उसने हर केस सॉल्व किया है। मैंने अपने करियर में किसी भी ऑफिसर का 100% केस सॉल्विंग रेट नहीं देखा है। बोस्टन के गला दबोच वाली घटना के कुछ हफ्तों बाद नेशनल पुलिस वीक का त्योहार था, जिसमें पुलिस वालों की फैमिलीज आई हुई थी। लेकिन ऑफिसर बैच की फैमिली में से कोई भी शख्स वहां नहीं आया था। जब मैंने उसे इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो लोग बिजी हैं और टॉपिक बदल दिया। मुझे पक्का यकीन था कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने उसे अपने घर पर मेरे और वेनेसा के साथ डिनर करने इनवाइट किया, लेकिन उसने मना कर दिया। 4 अप्रैल की रात को मैं बैच के साथ अपनी शिफ्ट पर था। साउथ एंड के किसी गैस स्टेशन से 2 लड़कों ने दारू की बोतलें चोरी कर ली थी। मैंने एक लड़के को पकड़ लिया और उसे पुलिस कार में बिठा दिया। बैच दूसरे लड़के के पीछे भागा और मैं उसके पीछे था। जैसे ही मैं कॉर्नर पर मुड़ा, बैज उसे पकड़कर दीवार से सटा चुका था। मेरा यकीन करिए, ऑफिसर बैज उससे 25 फीट की दूरी पर था। ऐसे मुमकिन ही नहीं है कि वो मेरे कॉर्नर के दूसरी तरफ आने तक उस लड़के को पकड़ सके। लेकिन वो लड़का बैज के हाथों में था। आखिर कैसे? अगर यूसेन बोल्ट भी होता तो इतनी तेज रफ्तार से नहीं दौड़ पाता। उन दोनों के बीच काफी बड़ा फासला था। उसके बाद हमने उसे भी गाड़ी में डाला और उन दोनों के पेरेंट्स को कॉल लगाया। उसके बाद उन दोनों के पेरेंट्स उन्हें लेने आए और केस ख़त्म हो गया। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि आखिर जैक्सन इतनी तेज़ी से कैसे उस लड़के तक पहुंच गया था। अगले दिन जब मैं नींद से उठा तो मैंने वेनेसा को इसके बारे में बताया। उसने कहा कि मैं बेकार में सोच रहा हूँ। हो सकता है वो लड़का किसी चीज़ से टकरा गया हो, जिससे जैक्सन को उसे पकड़ने का मौका मिल गया हो। लेकिन मैंने लड़के के जिस्म पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं देखे थे। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो किसी चीज़ से टकरा कर गिरा हो। मैं इसके बारे में जैक्सन से पूछने वाला था, लेकिन उसके बाद हमारी शिफ्ट अलग अलग समय पर लगी, जिससे मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिला। 2 हफ्तों बाद 13 अप्रैल को अचानक जैक्सन बैज ने इस्तीफा दे दिया। उसका डेस्क खाली था और वो 5 मिनट में गायब हो चुका था। उसके बाद मैंने उसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक इन सभी पर सर्च किया, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। जैक्सन बहुत वियर्ड था, लेकिन वो एक काबिल पुलिस ऑफिसर था। वो जहाँ कहीं भी हो, मैं उम्मीद करता हूँ वो खुश रहे। ये काफ़ी छोटी कहानी है, लेकिन इसका टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैक्सन के जाने के बाद करीब 4 बजे हमें दर्जनों कॉल्स आने लगे और सबके सब किसी यूएफओ को देखने का दावा कर रहे थे। मैं खुद तो वहां नहीं गया, लेकिन 2 अफसर कैसेंड्रा और ग्रेगरी वहां गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो देखा वो समझ नहीं पाए कि असल में वो क्या था। अगले दिन हैंसकॉम एयरफोर्स बेस ने अनाउंस किया कि वो वेदर बलून की टेस्टिंग कर रहे थे और कुछ बलून शहर की तरफ उड़ गए थे। लेकिन कुछ लोगों को इस पे यकीन नहीं हुआ। हमें कई सारे लोगों की तरफ से टिप्स मिली कि एयरफोर्स वाले ये कवर अप कर रहे हैं और उस दिन वो यूएफओ किसी एलियन की थी। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में ऐसी बातों पर ध्यान ना देने की सलाह दी जाती है और मुझे भी लगा कि वो महज बलून रहे होंगे। हमें कई बार कई लोगों की एक जैसी कंप्लेन आई है। कोई आदमी किसी बार में जाता है, वहां वो 2-3 ड्रिंक्स लगाता है और अपने होटल चला जाता है। सुबह उठकर वो देखते हैं तो उनका वॉलेट, फ़ोन, पैसा
या ऐसी ही कोई और पर्सनल आइटम उनके पास नहीं होता। वो दोबारा जब उस बार में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जगह तो वीरान पड़ी है और उनकी चीज़ें बिल्डिंग की सीढ़ियों पे मिलती है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसने सालों से बोस्टन पुलिस डिपार्टमेंट को उलझन में डाला हुआ है। ये केसेस मेरे यहाँ काम करने से पहले से आ रहे हैं और हर साल करीब 2 बार तो हमें ऐसे केसेस मिलते ही हैं। जहाँ तक मुझे याद है, पहला केस 1993 में हुआ था। तब से ये केसेस रेगुलरली होते हैं। एक अजीब केस जब मेरे पास आया, उस रात मैं ऑफिसर एंटोन के साथ नाइट शिफ्ट पर था। हम रात को शहर के साउथ एंड में पेट्रोलिंग कर रहे थे। सुबह जब हम स्टेशन पर वापस आए, एक आदमी वहां आया और उसने वही बार वाली कहानी सुनाई, लेकिन उसने बताया कि वो बार साउथ एंड में था। इसे सुनकर मैं और एंटोन दोनों हैरान रह गए, क्योंकि हमें बताया जाता है कि उस बार को ढूंढने की कोशिश करा करो, और हम उस रात भी पेट्रोलिंग के साथ उस बार को भी खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने कुछ भी अजीब नहीं देखा था। उसने कहा कि उस बार का नाम नियॉन लाइट से लिखा हुआ था और उसके नीचे एक पत्ता बना हुआ था, लेकिन हमने उस रात ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। इन केसेस में कोई क्राइम भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों को उनकी चीज़ें वापस मिल गई थी। इसलिए हम इस बारे में फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं कर सकते थे। डिपार्टमेंट में इसको लेकर एक पॉपुलर थ्योरी ये है कि कुछ लोग किसी वीरान पड़ी बिल्डिंग में आते हैं और रातों रात उसे बार में बदल देते हैं और सुबह होते ही उसे समेट लेते हैं। पर्सनली मुझे ये थ्योरी वाहियात लगती है, क्योंकि पहले तो रातों रात किसी बार को सेट करना मुमकिन ही नहीं है। दूसरी बात यह कि इसका कोई मकसद भी तो हो, क्योंकि वो लोगों की कोई चीज़ नहीं चुराते, उन्हें अपना सामान सीढ़ियों पर मिल जाता है। तो आखिर ये सब करने का आखिर मकसद क्या होगा? फिलहाल ये काफ़ी अजीब और अनसॉल्व्ड केस है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये सबसे भयानक किस्सा है जो मेरे साथ हुआ था जब मैं साउथ एंड में काम कर रहा था। साथ ही ये साउथ एंड पर मेरा आखिरी केस भी था। हमें फोर्ट पॉइंट डिस्ट्रिक्ट से आवाज़ों की कंप्लेंट आ रही थी। फोर्ट पॉइंट पर ज़्यादातर वेयर हाउस ही है, लेकिन ज़्यादातर धंधा यहाँ बंद हो चुका था और वेयर हाउसेज वीरान पड़े थे। इनमें से कुछ वेयर हाउसेज अब भी एक्टिव थे, लेकिन कुछ वेयर हाउसेज को अपार्टमेंट में बदल दिया गया था। वो करीब सुबह 5 बजे का टाइम था। मैं अपना सामान बंद कर कर घर जाने वाला था कि तभी कॉल आया। ये कॉल किसी महिला का था जो उन्हीं में से किसी अपार्टमेंट में रह रही थी। उसने कहा कि कोई कमबख्त पास के वीरान पड़े वेयरहाउस में ट्रम्पेट म्यूजिक बजा रहा था। इस बार भी मैं ऑफिसर एंटोन के साथ था और हम दोनों उस जगह के लिए निकल गए। मैंने सोचा कि उस महिला ने शायद किसी को रेडियो पे ट्रम्पेट म्यूजिक बजाते सुना होगा, लेकिन नहीं। जैसे ही मैं अपनी कार से बाहर आया, मैं उसे सुन सकता था। कोई कमबख्त सच में ट्रम्पेट बजा रहा था। मैंने ऑफिसर एंटोन को वेयरहाउस के पिछले दरवाजे की तरफ भेजा और खुद सामने वाले दरवाजे की तरफ मुड़ गया, जिसे खोलना काफ़ी मुश्किल था। ये वेयरहाउस करीब 60 के दशक से बंद था और इसके दरवाजे पर जंग लग चुका था, जिसे इसे खोलना काफ़ी मुश्किल था। मैंने किसी तरह उसे खोला और अपनी फ्लैशलाइट जलाकर अंदर घुस गया। ये बिल्डिंग एक फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी थी और चारों तरफ कचरे के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे यहाँ कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। मैं ट्रम्पेट की आवाज़ सुनता हुआ उसके पीछे के हिस्से की तरफ बढ़ गया। मैंने ललकार कर कहा, हे एंटोन, क्या तुम वहाँ हो? मैंने उसे दरवाजे पर जोर आजमाइश करते हुए सुना। फिर उसने कहा, नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता। वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मैंने कहा, ठीक है, मैंने सामने का दरवाज़ा खोल लिया है, तुम उधर से अंदर आ जाओ। मैंने उसके कदमों की आवाज़ सुनी। अब मैंने ट्रम्पेट की आवाज़ अपने नीचे से आती हुई सुनी। मैंने अपनी फ्लैशलाइट नीचे चमकाई। वहाँ एक बड़ी सी मेटल की जाली थी जिस पर हैंडल लगे थे। मैंने उस हैंडल को पकड़कर उस ट्रैपडोर को खोलने की सोची, लेकिन वो काफ़ी भारी था। इसलिए मैंने ऑफिसर एंटोन के आने का इंतज़ार किया। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर उसे खोलने की कोशिश की। आखिरकार वो खुल गया। अब हमारे सामने सीढ़ियाँ थी जो नीचे अंधेरे में जा रही थी।
मैं अब भी ट्रम्पेट की आवाज़ सुन सकता था, इसलिए मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जेम्स ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम क्या करने जा रहे हो? मैंने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ, और मैं नीचे जाने लगा। उसने ऊपर से ही कहा, मैं अंदर नहीं आने वाला। मैंने कहा, बढ़िया है, मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सीढ़ियों के आखिर तक पहुंच गया और मेरे सामने अब एक लकड़ी का दरवाज़ा था। मैंने हैंडल को पकड़ा और दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही मैं अंदर गया, म्यूजिक बंद हो चुका था। मैं जहां से अंदर आया, उसी दीवार पर एक लाइट स्विच था। मैंने उसे ऑन कर दिया। 1960 का एक टिमटिमाता हुआ बल्ब जल उठा। लेकिन सामने पोकर की टेबल थी और उस टेबल पर 8 लाशें बैठी हुई थी। ये बॉडीज डिकम्पोज हो चुकी थी। दीवारों और टेबल पर गोलियों के निशान थे और जमीन पर चारों तरफ हड्डियां पड़ी हुई थी। इस मंजर को देखकर ऐसे लग रहा था कि इन 8 ने एक दूसरे को मार दिया था। इसे एक छोटे से कमरे में 8 लाशों को देखकर मेरा दिल घबरा गया था। मैं उन्हें वहीं छोड़कर ऊपर आ गया। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि मैंने 40 साल पुराना केस सॉल्व कर दिया था। दरअसल ये 8 लोग बियांशी फैमिली से थे, जो 40 साल से लापता थे। जिस दिन उन्होंने एक दूसरे को मारा, उस दिन उनके बीच क्या हुआ था, यह अब भी पता नहीं चला है। और हाँ, उस कमरे में एक ट्रम्पेट भी था और ऑफिशियल रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि ट्रम्पेट हवा की वजह से बजा होगा। लेकिन आप ही बताइए, ये कैसे मुमकिन है कि इतने सारे बंद दरवाज़ों के बीच से हवा वहाँ तक कैसे पहुँच सकती थी? और उस दिन जितनी तेज़ी से वो ट्रम्पेट बज रहा था, वो हवा का काम नहीं हो सकता था। तब ऐसे लग रहा था मानो कोई ट्रम्पेट ज़ोरों से बजा रहा हो। इस घटना के बारे में जिस तरह से पुलिस कैप्टन काम कर रहा था, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए मैंने कमिश्नर से अपना तबादले की मांग की और कमिश्नर ने मुझे सेंटर हेडक्वार्टर्स पर तैनात कर दिया। उसके कुछ टाइम बाद मेरे पिता का पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से निधन हो गया। मैंने आपको जो कहानियाँ सुनाई हैं, वो मेरे साथ हुई कुछ हादसों में से है। मेरे साथ और भी ऐसी मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड घटनाएं हुई हैं, जिनके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो दोस्तों, ये थी एक एक्स इन्वेस्टिगेटर की सच्ची घटनाएं। होपफुली आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको मिलता हूँ किसी और सच्ची हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।